गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। इट्स क्लास 12th। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक। डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 की अगर बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेनॉन, ठीक है। ये ऑल आर गैसेज हैं, सभी गैसेज स्टेट में हैं। सभी सभी क्या है? गैस। नॉन मेटल, अधात्विक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें हम लोग, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आपका NH2 NP6, इसको छोड़ करके किसे? हीलियम। इसका होता है 1s2, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। हीलियम का क्या है? 1s2, ठीक है। NH2 NP6, ये सभी आपके एकल परमाणुविक गैस हैं। यूनिमोलिकुलर या यूनी एटॉमिक गैसेज हैं, ठीक है। क्या है? मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं आप इनको नॉर्मली। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन बाई एटॉमिक है O2, नाइट्रोजन बाई एटॉमिक है N2 बनाता है। ये आपके क्या है? मोनो एटॉमिक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन इसी फॉर्म में आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल जो है NH2 NP6 आप देख सकते हैं। ये ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है इसका। अष्टक क्या है इसका? पूर्ण है। अष्टक पूर्ण है तो आप बोल सकते हैं ये एक एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अतिरिक्त स्थायी विन्यास है एक तरीके का। क्या है? अतिरिक्त स्थायी विन्यास। आप इसको बोल सकते हैं फुलफिल पूर्ण पूरित विन्यास है ये आपका। क्या है? पूर्ण पूरित। NH2 NP6 अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आना होगा तो वो कहाँ जाएगा? किसी नए सेल में जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सेल है वो कम्प्लीटली फुलफिल है आपका, ठीक है। ये आपका जो है S और P दोनों क्या है? कम्प्लीटली फिल हैं। तो ऐसी कंडीशन में आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नेक्स्ट में, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम लोग इनकी ऑकरेंस की बात करें, इनकी उपलब्धता की बात करें, तो टोटल जो एयर है एटमॉस्फेयर की, उसके टोटल वॉल्यूम का ओनली 1% क्या होती है आपके? ये वाली गैसें हैं, ठीक है। इन गैसों को आप लोग इनर्ट गैस बोल सकते हैं। इनिशियली क्या बोल सकते हैं? इनर्ट गैस।
इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैसें, क्या बोल सकते हैं, अक्रिय गैस, दे ऑल आर इनर्ट गैस। अभी मैं कुछ चेंजेस भी करूंगा, इनर्ट गैस की जगह आजकल नोबल गैस वर्ड का यूज किया जा रहा है। उत्कृष्ट गैसें, ठीक है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है आजकल, वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। तो मैंने बताया आपको टोटल जो एटमॉस्फेयर का गैसों का वॉल्यूम है उसका 1% क्या होती है आपके ये, और उनमें भी मेनली ये है, कौन सी है, ऑर्गन। कौन सी गैस पाई जाती है आपके, ऑर्गन, ठीक है, मेनली जो है वो आपके ऑर्गन प्रेजेंट होती है। बाकी की जो गैसें हैं वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं, मेनली जो है वो ऑर्गन। ये जो है आपके ये आपके रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियम, रेडियम का जब विघटन होता है तब आपको ये Rn प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिएगा जनरल, अगर इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहली प्रॉपर्टी आती है आपके एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन तो मैंने बता ही दिया है, तो हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम लोग, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, कोई भी ग्रुप हुआ, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज। तो नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होंगे तो आप देख सकते हैं साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अप टू डाउन जाने पर ये जो है एटॉमिक रेडियस, ये क्या होती है आपकी, इंक्रीज, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। वैसे भी आपको बताना चाहिए, ये जो नोबल गैसेज हैं, इन नोबल गैसेज के जो एटम्स हैं उनके बीच में वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स बल, जो कि एक्चुअल में लंदन फोर्स जिन्हें आप बोल सकते हैं, क्योंकि मोनो एटॉमिक है। और मोनो एटॉमिक है ऐसी कंडीशन में एटम्स और एटम्स के बीच में नॉर्मल जो फोर्सेस काम करते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, जिन्हें आप लंदन फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इनके लिए जो रेडियस आप निकालते हो वो वान डेर वाल्स रेडियस होती है। और वान डेर वाल्स रेडियस आप जानते हैं, उसका जो वान डेर वाल्स रेडियस जो आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी कंपेरेटिवली कोवेलेंट रेडियस और मेटलिक रेडियस के, ठीक है। तो अगर इनके पीरियड की भी बात करें तो इनके पीरियड में भी इनका साइज सबसे बड़ा होता है। अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने पर इनका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीजमेंट का रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, ठीक है। कोष की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाएंगे कोष की संख्या बढ़ेगी, और कोष की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनके साइज भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, आयन विभव, क्या लें, आयनन विभव, आयनिक रेडियस। आयन विभव की बात करते हैं तो आयन विभव आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, आईपी बोल सकते हैं आप, आईई बोल सकते हैं। आप जानते हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल्स होते हैं। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है वो कहलाती है आपके आयनन विभव या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव कह लो, आयनन ऊर्जा कह लो, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है NH2NP6 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NH2NP6 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NH2NP6 जो है वो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
कंप्लीट है, फुलफिल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसी कंडीशन में से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ होने वाला है। तो आप बोल सकते हैं इनके लिए जो आयनन विभव हैं या आयनन ऊर्जाएं हैं उनके मान क्या होते हैं आपके, उच्च, अति उच्च बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, वेरी हाई वैल्यूज ऑफ आई। ठीक है, अब आप जाएं कि सर हम तो अप टू डाउन जाएं, तो टॉप टू बॉटम जैसे आप जाएंगे इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे आएंगे आप लोग, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मैंने बताया था साइज इंक्रीज होता है, और साइज जब इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट जो सेल है और जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ेगी ना, और जब दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, जेड इफेक्टिव जो है, प्रभावी नाभिक आवेश जो है वो कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि वैसे तो इनके आयन विभव उच्च है, लेकिन अप टू डाउन जब आप जाएंगे तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज क्या होती हैं, डिक्रीज, घटेंगी, कमी होगी उसमें। ठीक है, आयन ऊर्जा के मान में क्या आएगी, कमी, कब, ऊपर से नीचे जाने पर। समझ में आई बात आपके। पहला मैंने परमाणु आकार बताया आपको, अप टू डाउन जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा। दूसरा आयन विभव, इनके लिए आयन विभव की जो वैल्यू है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई होती है। हमारे आप लोग बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के साथ इस मान में क्या आएगी, कमी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और आप काम ले सकते हैं एक नया वर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोई भी एटम है आपका आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में है, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो बाहर का कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन आके जुड़े, या कहें हम एटम से इलेक्ट्रॉन आके जुड़े, तो इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है तो जनरली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब प्रक्रम जो है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली जुड़ेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं आप लोग, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज़्यादा होगी, या कहें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया मैंने, NH2NP6, NH2NP6 का मतलब समझ गए आप, कंप्लीट है भाई। क्या है, कंप्लीट। ये जो है फुलफिल है, NH2NP6 जो है वो फुलफिल है। ऐसी कंडीशन में इस पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉनों का जाना पड़ेगा, नए कोश में जाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ही नहीं आसानी से। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी उल्टी देनी पड़ेगी। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, हाईली पॉजिटिव। क्या है, हाईली पॉजिटिव, उच्च धनात्मक। मैंने कहा कि नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं वहाँ ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले से ही स्थायी विन्यास है, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश की जाए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले सेल में जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता।
विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेल कंप्लीट है तो हम ये मान सकते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, उसकी जो वैल्यू है वो आप 0 मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, इनमें ये जब बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे इजीली तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम ये मान सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है आपके 0 या बहुत ही कम। नॉर्मली आजकल बुक्स में 0 दिया हुआ रहता है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो क्या है आपके 0 है। ठीक है, अब बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आएंगे क्वथनांक और गलनांक, तो दोनों के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, गलनांक क्वथनांक दोनों ही परमाणु भार में वृद्धि के साथ बढ़ेंगे। जैसे जैसे एटॉमिक मास इनका डिक्रीज होगा, इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेंगे। वैसे एक बात बता दूं, इनके जो गलनांक और क्वथनांक है बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। कम होने के पीछे रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इनके एटम्स जो हैं, उन एटम्स के बीच में वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं, लंदन बल काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कि अपन एग्जांपल लें, अगर हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है आपका 4.2 केल्विन, सबसे कम है ये। अब तक की जितने भी एलिमेंट ज्ञात है उनमें सबसे कम है ये। ठीक है, 4.2 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो मतलब बहुत कम है इनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कहा ये अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैस, कोई भी एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उसके आयनन ऊर्जा की वैल्यू पर और विद्युत ऋणता के मान पर या इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान पर। आपने यहाँ देखा इनका जो कोष है ये पूरा भरा हुआ है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा है ना ही लेने की इच्छा है। तो देखिएगा कई बार आता है कि वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, क्यों? क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है, क्यों? तो उसके दो रीजन आप देख सकते हैं। पहला, पूर्ण पूरित स्थायी NH2NP6 विन्यास। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो जाएगा कि पूर्ण पूरित ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं NH2NP6, पूर्ण पूरित स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला रीजन हो जाएगा पूर्ण पूरित स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। NH2NP6 जो विन्यास है, जो फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके कारण ये अक्रिय रहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में किसी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन आप क्या दे सकते हो, यहां देखिएगा। दूसरे रीजन की अगर बात की जाए तो दूसरा रीजन आपका हो जाएगा ये हाई IE की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वो आयनन विभव जो है, आयनन ऊर्जा जो है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता या कहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता का बहुत कम मान। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू है कि इनके लिए जो आयनन विभव की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बहुत अधिक कम, या कहें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च क्या होता है, धनात्मक। इसके कारण ये सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करती हैं और क्या कहलाती हैं, अक्रिय गैस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्रिय गैस। पूछा जा सकता है वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, क्यों? तो आप दो रीजन दे सकते हैं। पहला, पूर्ण पूरित NH2NP6 स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। दूसरा, उच्च आयनन ऊर्जा व निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण। आप ऐसे बोल सकते हैं, निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण और उच्च आयनन विभव के कारण। ठीक है, अब मैंने एक नया वर्ड जोड़ा था आजकल जो बुक्स में आ रहा है, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। कहने उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है सर उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं? एक्चुअल में क्या है, उत्कृष्ट गैस उत्कृष्ट धातु वर्ड से आया है, जो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती लेकिन प्रबल परिस्थितियों में
उनकी रिएक्शन देखी गई हैं। तो ऐसे ही ये है, नॉर्मली इनकी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, फिर भी यही जीनॉन और क्रिप्टॉन, इनमें से विशेष रूप से जीनॉन, क्रिप्टॉन का तो अभी एकाधिक दो कंपाउंड ज्ञात किए गए हैं। बाकी जीनॉन की अगर बात करें तो जीनॉन के बहुत सारे कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ज्ञात किए गए हैं। आप तो इसका मतलब है अक्रिया का मतलब तो ये हो गया कि क्रिया करेगी नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये O और F के साथ क्रिया करके यौगिकों क्या करती है, निर्माण। इसलिए आजकल इनके लिए जो वर्ड है वो नोबल गैस शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। किसका शब्द है? नोबल गैस का। ठीक है, इन्हें उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेज। रीजन साफ है आपका कि पूर्ण पूरित स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास और उच्च आयनन ऊर्जा व निम्न इलेक्ट्रॉन मंदता के कारण ये अक्रिय गैसें होती हैं, सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करती। फिर भी विशिष्ट परिस्थितियों में Xe और क्रिप्टॉन के कुछ यौगिक ज्ञात किए गए हैं। इस कारण आजकल इन्हें नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं? नोबल गैस। मतलब क्रिया तो करती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कि वैज्ञानिक थे आपके नील वर्टलेट, समझना, नील वर्टलेट। नील वर्टलेट ने क्या किया? O2 लिया और PTF6, इन दोनों की क्रिया से एक कंपाउंड बनाया O2 PTF6, O2 प्लस PTF6 माइनस। एक रेड कलर का कंपाउंड था। काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि जो नोबल गैसेज हैं या जो इनर्ट गैसेज हैं उनका कोई कंपाउंड प्रिपेयर किया जाए। तो उन्होंने देखा O2 और PTF6 की जो परस्पर क्रिया है उससे उन्हें O2 PTF6 कंपाउंड प्राप्त हुआ। ठीक है, O2 PTF6 एक रेड कलर का कंपाउंड था। अब उन्होंने देखा कि ये जो डाइऑक्सीजन है O2, इसकी जो IP की वैल्यू है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव का जो मान है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके? जीनॉन के IP के। मतलब O2 की जो आयनन ऊर्जा है वो लगभग बराबर आती है जीनॉन की आयनन ऊर्जा के। शायद इसकी 1175 किलो जूल पर मोल होती है और इसकी शायद 1170 किलो जूल पर मोल के आसपास है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट क्या है? इक्वल है। जब O2 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है तो उन्होंने सोचा कि ये भी तो Xe प्लस में कन्वर्ट हो सकता है ना। जब दोनों की IP की वैल्यू इक्वल है तो सेम तरीके से इनके द्वारा कैटायन या आयन बनाया जाना चाहिए ना, पॉजिटिव आयन। तो उसी क्रम में इन्होंने देखा कि जब Xe को PTF6 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये भी O2 की तरह क्या बनाता है? Xe PTF6 बनाता है। इट इज आल्सो अ रेड कलर कंपाउंड। तो यहाँ जीनोन का पहला कंपाउंड बना था आपका। ठीक है, Xe प्लस PTF6 माइनस, ये जीनोन का कंपाउंड था। उसके बाद देखिएगा जीनोन के फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कई सारे कंपाउंड कैलकुलेट किए गए, कई सारे ज्ञात किए गए। Xe के साथ अगर देखा जाए तो XeF2 बनता है, XeF4 है, XeF6 है, XeOF4 है, XeO2F2 है और XeO3 है। ऐसे कई सारे कंपाउंड हैं जीनोन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये अब तक बहुत सारे कंपाउंड्स ज्ञात किए जा चुके हैं। इस बार बोर्ड के सिलेबस से आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ने नहीं है। बाकी उसके बाद इनके सीधे यूजेज हैं, उपयोग हैं कि उत्कृष्ट गैस जो है उनमें से किस किस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा उपयोग वाली जो गैस है वो आपके हीलियम है। हीलियम का कई जगह उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग अब अगले लेक्चर में करेंगे इनके यूजेज की। तो ये जनरल प्रॉपर्टी थी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की, जो आप लोगों को पढ़नी है। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।